हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस अध्याय में वाक्य रचना पढ़ने वाले हैं। वाक्य रचना को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, कितने उसके भेद हो सकते हैं, वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है और पदबंध क्या है, इन सब टॉपिक पर हम एक एक करके बात करेंगे दोस्तों, और पूरी समग्रता से इस टॉपिक को क्लियर करके रखेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जिससे आपका एक अच्छा खासा नोट तैयार हो दोस्तों। यह हमारा 7वां या 8वां अध्याय होगा, जिसमें हम एक एक टॉपिक करके क्लियर कर रहे हैं। हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण काल, इन सब पर एक एक करके बात कर लिए हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो दोस्तों चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए, और किसी भी वीडियो को आप एक से अधिक बार देखेंगे तो आपको वह और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए और साथ में समझते हुए चलिए। समझी हुई चीज़ दोस्तों हमें नहीं भूलती है। जब हम कभी भी किसी भी चीज़ को रटते हैं तो वह हमें कुछ देर बाद भूल जाती है, कुछ दिनों बाद, परंतु जब हम किसी भी चीज़ को समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो वह हमें नहीं भूलता है। हम देखते हैं वाक्य रचना। अब वाक्य कहते किसे हैं, पहले तो हम इसे देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य मतलब जब दो या दो से अधिक जो पद होते हैं, पद अर्थात जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का जब सार्थक मिश्रण होता है या सार्थक मिलान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अम, जैसे मैं बोलती हूँ कि बुराई पर सच्चाई की जीत होती है, तो आपको एक अर्थ निकल रहा है कि यहाँ पर कोई बुरा शब्द है, बुराई है, उस पर सच्चाई की जीत हो रही है, तो इस पे हमारा कोई अर्थ, किसी न किसी प्रकार का कोई भी वाक्य वही पूर्ण होगा दोस्तों जिसमें एक सार्थक, एक पूरा अर्थ निहित हो। अगर हम इसी वाक्य को पलट देते हैं कि जीत होती है सच्चाई या बुराई पर, इस प्रकार से हम अगर, जबकि होती है जीत सच्चाई बुराई पर, इस प्रकार से अगर हम वाक्य को पलट देते हैं, यह वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो शब्दों का समूह है वह सार्थक, वह सही नहीं है, तो जिससे हमारा अर्थ भी प्रकट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए दोस्तों सार्थक समूह, शब्दों के सार्थक समूहों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। उपवाक्य, पदबंध, आगे हम इन सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे दोस्तों। आप वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे। तो वाक्य रचना, पहले हम वाक्य रचना के भेदों को देख लेते हैं। एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे हम लोग तो थोड़ा आसानी होगी समझने में। वाक्य के दो आधार पर भेद किया जा सकता है। पहला हमारा है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य को 3 रूपों में देखा जा सकता है, और अर्थ के आधार पर 8 भागों में किया जा सकता है। तो पहला हमारा है रचना के आधार पर साधारण या सरल वाक्य, दूसरा हमारा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं। विधि या विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक। आगे बढ़ते हैं हम। संदेहवाचक, जिसे हम संदेश सूचक वाक्य भी कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य, संकेत सूचक वाक्य। अब इन पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहले हम वाक्य की परिभाषा को देख लेते हैं। तो वाक्य कहते किसे हैं, दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में मुख्यतया कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया। एक जो सामान्य वाक्य होता है, ये तीनों शब्द अवश्य ही दिखाई देंगे दोस्तों। एक कर्ता होगा, एक कर्म होगा और एक क्रिया होगी, वही हमारा पूर्ण वाक्य कहलाएगा। जैसे अगर हम उदाहरण में कहते हैं कि बुराई पर सच्चाई की जीत होती है, इस वाक्य का पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, अतः यह वाक्य है। जबकि यदि हम वाक्य को पलट देते हैं कि होती पर
जीत है, सच्चाई बुराई को वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। इस तरह से हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। अब वाक्य के अंग क्या हैं? वाक्य को के हम अंग कह सकते हैं, घटक कह सकते हैं। तो वाक्य पदों का व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। अभी आप ऊपर देख चुके हैं, जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें ही वाक्य का अंग या घटक कहते हैं। वाक्य के मुख्यतः कितने घटक या अंग होते हैं दोस्तों? तो 2 होते हैं। एक हमारा उद्देश्य होता है, दूसरा हमारा विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए। और विधेय क्या होता है? जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है। अब राम हमारा क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। और उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि वह स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाना हमारा विधेय हो गया। अब उद्देश्य हम देख लेते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार होता है। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बातें कही जाए उसे विधेय कहते हैं। विधेय में क्रिया का विस्तार और क्रिया का पूरक आता है। जैसे राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर उद्देश्य कौन है? तो हमारा राम है। राम क्या है? उद्देश्य है। और विधेय क्या है? कि रावण को मारा। राम के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वही हमारा विधेय होगा। घोड़ा दौड़ रहा है। अगला हमारा है आत्मा अमर है। उपर्युक्त वाक्यों में राम, घोड़ा और आत्मा ये तीनों हमारे उद्देश्य हैं, क्योंकि इनके विषय में बताया जा रहा है कि राम रावण को मारता है, घोड़ा दौड़ रहा है, अमर है और आत्मा अमर है। ये तीनों हमारे विधेय होंगे। अगला हमारा है संरचना या रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो 3 भेद होते हैं। आप ध्यान रखेंगे, संरचना या रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला हमारा आता है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा हमारा आता है मिश्र या मिश्रित वाक्य, तीसरा आता है संयुक्त वाक्य। अब साधारण वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, इनको हम देख लेते हैं। तो हमारा पहले आता है साधारण या सरल वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य होता है अर्थात एक ही कर्ता होता है और एक विधेय होता है अर्थात क्रिया, एक उद्देश्य एक विधेय अथवा एक कर्ता एक क्रिया होती है, उसे ही हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अभय पढ़ता है। अभय हमारा क्या हुआ? उद्देश्य हुआ, अर्थात अभय क्या हुआ? कर्ता हुआ। और जो हमारी क्रिया वह कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। तो एक उद्देश्य एक विधेय, एक कर्ता और एक क्रिया, तो इन दोनों को ही हम साधारण वाक्य कहेंगे। साधारण वाक्य देखने में प्रायः दोस्तों छोटे लगते हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई से भी आप पता लगा सकते हैं कि यह साधारण वाक्य, क्योंकि वह देखने में थोड़ा हमें अन्य वाक्यों की अपेक्षा छोटे होते हैं। अगला हमारा आता है मिश्रित या मिश्र उपवाक्य। अब जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, जिसमें इसमें एक मुख्य होता है जिसे कि हम प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं, और अन्य जो होते हैं वह आश्रित उपवाक्य होते हैं, वह मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, उन्हें ही हम मिश्र वाक्य। मिश्र का अर्थ होता ही क्या है? 2 लोगों का मिश्रण ही मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो एक हमारा प्रधान वाक्य होगा, दूसरा हमारा उस पर आश्रित वाक्य होगा। इसी को ही हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। मिश्र वाक्य में मुख्य या प्रधान वाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। आश्रित उपवाक्य मुख्य या प्रधान उपवाक्य पर ही आश्रित होता है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य उद्देश्य होता है, एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, एक हमारा मुख्य वाक्य हो गया, मैं चाहता हूँ। इससे आश्रित इसका उपवाक्य क्या होगा? तुम्हारे साथ खेलूं। बीच में हमारा जो अव्यय शब्द आया है इससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। यदि मैं चाहता हूँ इतना ही कहकर यदि वाक्य को छोड़ दिया जाता है, यह हमें अपूर्ण लगता है। इसके आगे भी हमें और शब्दों या वाक्यों को जोड़कर इसे पूर्ण करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं,
तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो मेले का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि व्यापार में वृद्धि करना। तो मुख्य उद्देश्य, मुख्य उपयोग उपवाक्य पर एक आश्रित उपवाक्य मतलब उस पे आश्रित है, कि शब्द से जुड़ा है, कि हमारा एक अपव्यय शब्द है। यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो? तो इस तरह से हमारा जो काले कलर में हाईलाइट किया गया है, इसे हम मिश्र वाक्य का जो चिन्ह होता है उसे समझेंगे, क्योंकि मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले कुछ अपव्यय शब्द होते हैं। उनको हम देखते हैं कि जो, जिसमें, जिसे, जिसने, वह, ऐसा, तो, यदि, तो, उसे, जब, तब, जहाँ, यद्यपि, तथापि, तक, क्योंकि, कि, जो, ज्यों ही, ये सभी जो है, जब दो वाक्यों के बीच में ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं तो आप बिना देखे आप एकदम 99% मान के चलिए कि यह मिश्र वाक्य है। अगर किया जाता है दो वाक्यों के बीच में जिसने, वह, ऐसा, इस प्रकार से ये जो अपव्यय शब्द दिए गए हैं जितने उतने अगर दो वाक्यों के बीच में आते हैं तो आप क्या लगाएंगे? मिश्र वाक्य लगाएंगे। अगला हमारा आता है उपवाक्य कहते किसे हैं? ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ होता है, जो एक वाक्य का अंग या भाग हो, उसे उद्देश्य या विधेय हो, उसका जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय, उसे हम उपवाक्य कहलाता है। आश्रित उपवाक्य क्या होता है? जो ये उपवाक्य होता है, मुख्य उपवाक्य पर जो आश्रित उपवाक्य होता है उसे ही हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा हमारा विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य क्या है इसको हम देख लेते हैं। जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है, आश्रित उपवाक्य के स्थान पर मुख्य उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य जो उपवाक्य है किसी, जो हमारा आश्रित उपवाक्य होता है वह मिश्रित उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर कौन आता है? आश्रित उपवाक्य, उसे ही संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान करने के लिए जैसे संज्ञा उपवाक्यों से पहले हमें की लगा रहता है। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो, यहाँ पर यह संज्ञा उपवाक्य है। अगला हमारा है कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। अब घर जाऊंगा क्या हमारा दोस्तों? संज्ञा उपवाक्य है। अगला हमारा है शिखा ने कहा कि वह कल नाटक देखने जा रही है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा के पहले हमारा की शब्द जुड़ा है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। अगला हमारा है विशेषण उपवाक्य। अब विशेषण उपवाक्य क्या है? ऐसे आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की किसी संख्या या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते थे। वहाँ पर आश्रित उपवाक्य क्या थे? जो संज्ञा की विशेषता बता रहे थे। यहाँ पर क्या होगा? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उसे हम विशेषण वाक्य कहते हैं। जैसे कि जिन उपवाक्यों से पहले जो आ जाए, जैसा, जितना, जिसका, जिसकी, जिनको, जिसके आदि शब्द अगर लगे हैं तो वे विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। जैसे जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, अब यहाँ पर हमारा जो शब्द आ गया, दुनिया उसका सम्मान करती है, तो यह सभी क्या हमारे हो गए? विशेषण उपवाक्य हो गए। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है, जो हमारा क्या आ गया? योजक चिन्ह आ गया। या फिर अपव्यय शब्द है, इसे हम क्या कहेंगे? विशेषण उपवाक्य कहेंगे। अगला हमारा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण क्या होता है? जब आश्रित उपवाक्य जो कि मुख्य उपवाक्य पर आधारित होता, आश्रित होता, उसे ही हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है। विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा था, संज्ञा उपवाक्य में संज्ञा की विशेषता बता रहा था, क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बतलाता है, तो उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जिन वाक्यों से पहले जब आ जाए, जहाँ, यद्यपि, ज्यों ही, क्योंकि, जिधर आदि सब लगे हों उन्हें ही क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। अब जब यहाँ पर शब्द आ गया हमारा तो यहाँ पर क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा,
कि जब पानी बरसता है, बरसना हमारी क्रिया हो गई, इसकी विशेषता क्या हो गई कि पानी बरस रहा है। तब मेढक बोलते हैं, मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ मेला लगा है। यहाँ पर यह हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य हुआ। अगला हमारा आता है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या है, आप सरल वाक्य को देख लिए, मिश्र वाक्य को देख लिए, अब हमारा तीसरा जो है वह संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अपव्यय जैसे किंतु, पर, और, या, यदि आदि द्वारा होता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए अब इसलिए शब्द आ जाएगा तो हमारा क्या होगा संयुक्त वाक्य। अगर यहीं पर की शब्द आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो संयुक्त वाक्य जो होता है वह हमारा एक साधारण और मिश्र वाक्यों का, एक साधारण वाक्य होगा और दूसरा मिश्र वाक्यों का संयोजक अवयवों के साथ जुड़ा होता है, उसे ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मैं आगे चला गया और यहाँ पर और संयोजक अव्यय है, यहाँ हम पीछे रह गया। अगला हमारा है कि तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ जा आऊँ। तो यहाँ पर या जो हमारा है या संयोजक शब्द है जो हमारा एक साधारण वाक्य और एक मिश्र वाक्य को आपस में जोड़ रहा है। अगला हमारा है संयुक्त वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को देख लेते हैं। और शब्द इसलिए, अन्यथा, लेकिन, वरन, एवं, या, अथवा, परंतु, चाहे, अतः, पर, किंतु, सो आदि। ये जहाँ पर दो शब्दों के, दो वाक्यों के बीच में अगर आपको ये योजक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये अपव्यय शब्द, तो आप मान लीजिए वहाँ पर क्या होगा संयुक्त वाक्य होगा, जिस तरह से हम मिश्र वाक्य को देखे थे। अगला हमारा है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद थे दोस्तों, तो 8 भेद थे। पहला हमारा है विधि या विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक या संदेश सूचक वाक्य। अगला है इच्छावाचक और संकेतवाचक। विधि या विधानवाचक वाक्य कहते किसे हैं, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, अब हमें क्या जानकारी प्राप्त हो रही, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हमें यह पता चल गया कि बच्चे जो है वह खेल खेल रहे हैं। अगला हमारा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी प्रकार के कार्य का ना होना यहाँ पर पाया जाएगा। जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार के कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, यहाँ पर नहीं जो शब्द है यह निषेध हो रहा है, मतलब जो कार्य हमारा हो रहा है विद्यालय नहीं जाने का, मतलब यहाँ पर हमें बोध हो रहा है। अगला हमारा है आज्ञावाचक वाक्य, जहाँ पर किसी भी कार्य करने के लिए हमें आज्ञा का बोध होता है कि जैसे आज्ञा दी जा रही है। जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे अभिषेक पुस्तक लाओ, अब यहाँ पर अभिषेक से कहा जा रहा है कि तुम पुस्तक लेकर आओ, आज्ञा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा आज्ञावाचक वाक्य होगा। ये अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद किए गए हैं दोस्तों ये काफ़ी सरल होते हैं। जो हमें प्रश्न मतलब जो उसके भेद होते हैं उसे ही देखकर हमें उसके लक्षणों का पता चल जाता है। अब प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा, जहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रश्न किया जाता हो, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार से। विस्मयवाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार के सुख, दुख, आश्चर्य आदि की अनुभूति हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम कब आ गए, तो यहाँ पर जो अरे शब्द हमारा क्या है विस्मयवाचक वाक्य है, जहाँ पर आश्चर्य की बात हो। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद पिताजी आ जाएं, तो हमें यह क्लियर या कंफर्म नहीं है कि जो पिताजी हमारे हैं वह आ गए हैं, हम यह अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद पिताजी आ जाएं, शायद कल निकुंज यहाँ आए, इस प्रकार से हमारा संदेहवाचक वाक्य होगा। इच्छावाचक क्या होगा दोस्तों, जहाँ पर हम किसी भी प्रकार की इच्छा प्रकट करें, आशीर्वाद हो, शुभ कामना हो, किसी के लिए शुभ चिंतक, शुभ बातें हो, तो वहाँ पर हमारा इच्छावाचक वाक्य होता है। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आशीर्वाद
या शुभकामना का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो यह हमारा एक आशीर्वाद के रूप में है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होगा। अगला हमारा है संकेतवाचक वाक्य, जहाँ एक वाक्य किसी दूसरे की संभावना पर निर्भर करता हो, उसे संकेतवाचक। आप ये मान के चलिए एक वाक्य दूसरे वाक्यों पर निर्भर रहेगा। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। अब धान सूखना किस पर आश्रित है? धान क्यों सूख रहा है? क्योंकि पानी नहीं बरसने के कारण। अगर पानी ना बरसता, यानी अगर पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। इस तरह से हमारा एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है या फिर संकेत कर रहा है कि अगर यह कारण नहीं होता तो यह कारण संभव हो जाता। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, मतलब मैं जरूर होता यदि आप बुलाए होते। इस तरह से हमारा संकेतवाचक हो गया। अगला हमारा पदबंध आ जाता है। पदबंध पदबंध क्या है उसको देखते हैं। जो डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं, मतलब एक से अधिक पद होते हैं, वह एक साथ मिलकर अर्थों को देते हैं परंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसे ही हम पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। जैसे सामान्यतया पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, आगे हमारा दिया गया है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये सभी 5 प्रकार के हमारे पदबंध हैं। संज्ञा पदबंध को हम देख लेते हैं। जब एक से अधिक पद, कितना? एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का कार्य करे तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे 4 ताकतवर मजदूर काम कर रहे हैं। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। यहाँ पर जो काले रंग से हाईलाइट किया गया है दोस्तों, यही हमारा संज्ञा पदबंध है। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। भारत के राष्ट्रपति सज्जन व्यक्ति हैं। अगर आप ही लोग बताइए, आप लोग अपने से पढ़ के देखिए, अगर हम इतना ही कहकर भारत के राष्ट्रपति कहकर रुक जाते हैं तो यहाँ तो एक से अधिक पद हैं, एक भारत है, के है राष्ट्रपति, परंतु यह अर्थों को तो व्यक्त कर रहे हैं परंतु पूर्ण अर्थों को नहीं व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा संज्ञा पदबंध होगा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। उपर्युक्त वाक्यों में 4 ताकतवर मजदूर, लंका के राजा रावण या आसमान में उड़ता गुब्बारा, भारत के राष्ट्रपति एवं अयोध्या के राजा दशरथ, ये सभी क्या है? संज्ञा पदबंध है। अगला हमारा आता है सर्वनाम पदबंध। अब सर्वनाम पदबंध क्या है? जब एक से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का कार्य करते हैं। संज्ञा में क्या था? संज्ञा का कार्य कर रहे थे, और सर्वनाम में सर्वनाम का कार्य करें तो वहां पर सर्वनाम पदबंध होता है। जैसे मुझा भागे को मत मारो, कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो, भाग्य की मारी तुम अब कहाँ जाओगी। उपयुक्त वाक्य में मुझा भागे को, कक्षा में शोर मचाने वाले तुम और भाग्य की मारी तुम, यह सभी क्या है दोस्तों? सर्वनाम पदबंध है। अगला हमारा आता है विशेषण पदबंध। अब विशेषण पदबंध क्या है? जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कुल 4 मजदूर काम पर आए। तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम तेजस है। किस्मत का मारा अब वह कहाँ जाए। उपर्युक्त वाक्य में कुल 4, तेज चलने वाली एवं किस्मत का मारा, ये सभी क्या है दोस्तों? विशेषण पदबंध है। अगला हमारा आता है क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध क्या होता है? जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया के रूप में कार्य करते हैं। जब एक से अधिक पद मिलते थे, संज्ञा सर्वनाम के रूप में विशेषण का कार्य करते थे तो विशेषण पदबंध कहलाता था। और संज्ञा पदबंध क्या कहलाता? संज्ञा की विशेषता बता रहे थे। तो इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर आ जाता है, उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया, राम कहाँ जा सकता है, गायक गीत गा रहा है। इसमें जो काले रंग से हाईलाइट किया गया दोस्तों, यही हमारा क्रिया पदबंध है। इसमें क्रिया के जो कार्य कर रहा है एक से अधिक पद मिलकर, वही हमारा क्रिया पदबंध होता है। सो गया, जा सकता, गा रहा। अगला हमारा है क्रिया विशेषण पदबंध। अब क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है।
उस पहाड़ी के पीछे मेरा गाँव है। उपर्युक्त वाक्यों में इस मकान की छत के ऊपर, मेरे गाँव के चारों ओर, उस पहाड़ी के पीछे क्रिया विशेषण पदबंध है। तो दोस्तों, आज हम वाक्य और वाक्य रचना, उपवाक्य, पदबंध, इन सबको समग्रता से देख चुके हैं और आप साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आपका एक अच्छा खासा नोट्स भी तैयार हो रहा होगा, जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। परीक्षा के अंतिम दिनों में दोस्तों आपका नोट्स ही आपके काम आता है। तो दोस्तों, आप साथ में नोट्स बनाते रहेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपको यह क्लास अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।